हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री अड्डा 360 में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल की इनहेरेंट कैपेसिटी है, कि सॉइल की इनहेरेंट कैपेसिटी है कि उसमें वो क्षमता है जिससे कि वो पौधों को आवश्यक इम्पोर्टेंट जो पोषक तत्व हैं बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकती हैं। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है कि वो इनहेरेंट कैपेसिटी है सॉइल की जिससे कि वो आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में और संतुलन में उपलब्ध करवा सकती है। फिर सेकंड डेफिनेशन है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। इसका अर्थ है कि जो मृदा को पोषक तत्व देने की क्षमता को बनाए रखना और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना ताकि क्रॉप प्रोडक्शन लंबे टाइम तक अच्छे से चलता रहे। इसमें हमें फर्टिलिटी को मैनेज करना है ताकि हम उसे लंबे टाइम तक क्रॉप प्रोडक्शन ले सकें। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी में। सबसे पहले आएगा प्राचीन काल। प्राचीन काल के अंदर कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसमें ये माना जाता था कि जो पौधों की वृद्धि है, प्लांट ग्रोथ है, वो वाइटल फोर्सेस जीवन शक्ति के आधार पर हो सकती है। इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं था, वैज्ञानिक आधार नहीं था। इसके अंदर जो बहुत पुरानी जैसे कि टेक्निक्स थी, फार्म यार्ड मैन्योर FYM का यूज़ करा जाता था, क्रॉप रोटेशन करी जाती थी और जो खेत है उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ा जाता था, फैलो छोड़ा जाता था। उसके बाद हम सेकंड एज में आ जाएंगे, मिडिल एज के अंदर। इसके अंदर ह्यूमस थ्योरी काफ़ी प्रचलन में थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो पौधे हैं वो अपना भोजन ह्यूमस से लेते हैं। ह्यूमस का मतलब क्या है कि सड़े गले पदार्थों से वो अपना भोजन लेते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाएगा आधुनिक विज्ञान की शुरुआत। यहाँ पे अब थोड़ी साइंस जो है वो हमारी सॉइल के अंदर आने लग गई है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीकल्चर के आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री का फादर कौन है। तो वह जस्टिस वॉन लीबिग, JV लीबिग भी इन्हें बोला जाता है। सेकंड आएगा जॉन बैनेट लॉज। इन्होंने बताया था कि केमिकल फर्टिलिटी का कैसे धीरे धीरे विकास हुआ था। इन्होंने मिनरल थ्योरी दी थी और कहा था जो प्लांट है वो अपना पोषण सीड के खनिज तत्वों से लेता है। थर्ड आ जाएंगे JH, यहाँ पे गिलबर्ट होगा। थर्ड नंबर पे आ जाएंगे JH गिलबर्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने दीर्घकालिक उर्वरता का उपयोग समझाया था। इन्होंने लॉन्ग टर्म फर्टिलाइज़र एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करे थे और लॉन्ग टर्म फर्टिलाइज़र एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बहुत सारी NPK केमिकल का फर्टिलाइज़र्स का उपयोग स्टार्ट करा था, जो बहुत आज हम जो डोजेज़ रेकमेंड करते हैं तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आई थी। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हरित क्रांति, जिसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। आप सभी कमेंट्स में बताएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सभी लोग कमेंट्स करके बताएंगे। इसके अंदर क्या था कि उच्च उपज देने वाले किस्में जो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ थी, जिससे हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, वैसी वेराइटीज़ डेवलप करी गई। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का डेवलपमेंट भी हो गया था, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग स्टार्ट हो गया था। प्रोडक्शन तो बढ़ा, जैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ आई, इंसेक्टिसाइड्स आए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स आया, तो इन सब से प्रोडक्शन ज़रूर बढ़ गया, लेकिन जो हमारी सॉइल हेल्थ थी इस पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। फिफ्थ नंबर पे आधुनिक एवं सतत कृषि। इसके अंदर जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अपनाया गया था। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि जितने भी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तरीके हो गए, चाहे वो केमिकल है, चाहे आप बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हो या आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ कर रहे हो, सभी तरीक़ों को एक साथ हमने अपनाना है कि हमें सिर्फ जो रासायनिक तरीके हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, उन पे डिपेंड नहीं रहना। इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे उनका बहुत महत्व समझाया गया था। बायो फर्टिलाइज़र्स, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब का बहुत यूज़ बढ़ा गया था। सॉइल टेस्टिंग का उपयोग शुरू हो गया था। 6 नंबर पे आ जाएगा आधुनिक युग। इसके अंदर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स का उपयोग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया था, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स, ये सब भी विकसित हो गए थे। सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है ये आप सब कमेंट में बताएंगे कि कौन से ईयर के अंदर आई थी। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कृषि का विकास। प्रारंभिक रूप में भारत में स्टार्टिंग में फार्म यार्ड मैन्योर या हरी खाद जो ग्रीन मैन्योरिंग थी उन्हीं का यूज़ करा जाता था।
स्टार्टिंग में कोई केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं होते थे। सबसे पहले FYM और जो ग्रीन मैन्योर थी, हरी खाद थी, उसका यूज़ था। धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशंस आई थी, लगभग 1965 1967 के करीबन ग्रीन रेवोल्यूशन आ गई थी। यहाँ पे जो रासायनिक उर्वरक थे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे, उनका उपयोग बढ़ा और जो हम ट्रेडिशनल खादें यूज़ कर रहे थे, इनका यूज़ कम हो गया। वर्तमान में जो आज प्रेजेंट का टाइम है, यहाँ पे हम जैविक, ऑर्गेनिक और रासायनिक जैविक, ऑर्गेनिक और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, इनका हम संतुलन का ध्यान दे रहे हैं कि हम आज एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं कि हमें केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों यूज़ करनी है। सरकार द्वारा बहुत स्कीम्स भी लाई गई हैं, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, इन सब पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। आप कमेंट्स में बताएंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम थी, ये कौन से ईयर में आई थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। दो प्रकार के फैक्टर्स हम पढ़ेंगे जो सॉइल फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, प्राकृतिक कारक है। इसमें फर्स्ट है कि पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ। इसके अंदर जो है कि जो मृदा है जिस चट्टान से बनती है, उस चट्टान में जो हमारे खनिज प्रेजेंट होते हैं, उस पर मृदा डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि अगर जो बेसाल्ट जो स्टोन है, उससे जो मिट्टी बनेगी वो एल्केलाइन सॉइल बनेगी, क्योंकि जो बेसाल्ट है इसका नेचर बेसिक होता है। इसी के लिए बोला गया है कि जो पेरेंट मटेरियल है उस पे जो हमारी मिट्टी बनती है वो डिपेंड करता है। सेकंड हमारा जो पॉइंट हो गया है वो है सॉइल एज। इसके अंदर है कि जो बहुत पुरानी जो मृदा है उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है, क्योंकि समय के साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लगातार जैसे वर्षा हो रही है, रेनफॉल हो रही है, इससे पोषक तत्व है कम हो जाएंगे। लगातार वर्षा के कारण जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी लीचिंग हो जाएगी। लीचिंग का मतलब होता है कि अगर पानी बहुत जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जो हमारे न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है तो वो लीच डाउन, जो हमारा होरिज़न है उससे नीचे चले जाएंगे। थर्ड फैक्टर हमारा आ जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट है कि जैसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो पोषक तत्व हैं वो मृदा की निचली परतों में चले जाते हैं, लीचिंग हो जाती है उन एरिया में जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। और ये शुष्क क्षेत्र हो गए, जैसे राजस्थान हो गया जो कि एरिड एरिया के अंदर आता है, वहाँ पे वाष्पीकरण, इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन के कारण जो सॉल्ट है वो सतह पे जमा हो जाता है, जिससे फर्टिलिटी हमारी कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी है कि जो ढलान वाली जगह होती है, स्लोप वाली जगह है, वहाँ पे मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है वो पानी के साथ नीचे बह जाती है। तो इस एरिया के अंदर तो हमारी फर्टिलिटी कम हो जाती है और नीचे जहाँ पे इकट्ठी होएगी वहाँ पे हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल की डेप्थ, मृदा गहराई। जो गहरी मिट्टी है वहाँ पे पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से गहराई तक जा सकेंगी। हमारे जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप होंगी, तो वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगी, अधिक पोषक तत्व ग्रहण कर सकती हैं। और अगला है मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये भी इसी नेचुरल के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर क्या है कि जो सॉइल टेक्सचर हो गया हमारा, कि सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले, इनका क्या प्रोपोर्शन है, सॉइल की जो स्ट्रक्चर है इस पर भी हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम बात करें कि जो सैंडी सॉइल है हमारी, वहाँ पे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो मिट्टी के अंदर रहते नहीं, वो लीच डाउन हो जाते हैं या ऊपर इवेपोरेट हो जाते हैं। अब उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जो ये हमारे आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट है मृदा का अपरदन, मतलब कि सॉइल का इरोज़न। सॉइल इरोज़न के अंदर जो बहुत फैक्टर्स हैं, विंड हो गया, वाटर हो गया, इसके करके हवा या पानी करके जो मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो नीचे बह जाती है। इरोज़न करके क्या हो जाता है कि जो मृदा की उर्वरता है वो आंशिक रूप से, कभी कभी पूर्ण रूप से भी नष्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा फसल प्रणालियाँ, क्रॉपिंग सिस्टम। इसके अंदर यह क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो मोनोक्रॉपिंग को फॉलो करते हैं, कि सिर्फ एक ही क्रॉप को बारी बारी लगाते रहते हैं, जिसके करके भी क्या होता है कि जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जो हमारी साइंटिफिक ढंग है, वैज्ञानिक ढंग है, उसके अंदर बोला गया है कि जो फसल प्रणाली है, क्रॉपिंग सिस्टम है, उसके अंदर हमें फलीदार फसलें, जो हमारी लेग्यूम वाली क्रॉप्स हैं, उनको भी साथ में हमें लेकर चलना चाहिए। मिक्स्ड फार्मिंग करनी चाहिए। वैज्ञानिक जो साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो
धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाती है कि कभी हमने सीरियल्स लगा लिए, साथ में हमें लेग्यूमिनस क्रॉप को लेके चलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वाटर लॉगिंग। मृदा के जलमग्न होने के कारण जो मृदा का वायु संचार है वो अवरुद्ध हो जाता है। अगर सॉइल के अंदर लंबे टाइम तक वाटर बना रहेगा तो उसके अंदर जो एयर है वो कम हो जाएगी और सॉइल के अंदर जो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जो हमारे वायु जीवित जीवाणु प्रेजेंट है, वो जो प्रोसेस कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगी। जो हानिकारक जीवाणु हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो मृदा की भौतिक दशा है वो ख़राब हो जाएंगी और जड़ों द्वारा श्वसन बंद हो जाएगा। जो हमारी रूट्स हैं वो अच्छे से रिस्पायर नहीं कर पाएंगी और जिससे जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण अवरुद्ध हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल फर्टिलिटी है वो सबसे ज़्यादा सॉइल पीएच पे डिपेंड करती है। लगभग जो हमारी एसिडिक पीएच रेंज होती है वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और अगर हमारी सॉइल जो है वो एल्केलाइन सॉइल होएगी, क्षारीय पीएच होएगी, तो वहाँ पे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हमारी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मृदा पीएच और सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक संवेदनशील कारक है। अत्यधिक अम्लीय पीएच होने पर मृदा में एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक आदि की अधिकता हो जाती है, जिससे पौधों पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। क्षारीय पीएच होने पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फोर्थ इसमें हमारा पॉइंट है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में ये है कि ऑर्गेनिक कार्बन का हमारा कितना कंटेंट है। मृदा में जैव तत्व के स्तर व मृदा उर्वरता में सीधा संबंध है। अगर हमारी सॉइल के अंदर कार्बनिक पदार्थ का स्तर मेंटेन रहेगा, बना रहेगा, जैसे जैविक खाद डाल के, हरी खाद डाल के, कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्तर बनाए रखने के लिए जैविक खाद, हरी खाद, पादप तथा जंतु अवशेषों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग करेंगे, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं उनका यूज़ करेंगे, तो हमारी सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन का जो कंटेंट है, कार्बनिक पदार्थ हैं, वो धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, जिसके बढ़ने से हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सॉइल ऑर्गेनिजम्स। मृदा जीव। मृदा में अनेक बड़े व सूक्ष्म जीव मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं, जैसे चींटी होगी, केंचुए, मकड़ी आदि विभिन्न प्रकार से मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। जो मृदा जीवों द्वारा मृदा में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है, जिससे मृदा उर्वरता प्रभावित होती है। मृदा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, फॉस्फोरस आदि को रूपांतरित करने वाले सूक्ष्म जीव मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं। कार्बनिक खादों का विच्छेदन व अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाती है। इसी के अंदर जैसे सॉइल ऑर्गेनिजम्स हम जैसे पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल होती है, लेकिन उसको नाइट्रेट फॉर्म में जो लेकर आता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर, आयरन हो गया, इनको प्लांट को अवेलेबल करवाया जाता है। तो सॉइल ऑर्गेनिजम्स का भी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल है। लास्ट पॉइंट है सॉइल मैनेजमेंट, कि मृदा की जुताई व सिंचाई, की मृदा को टीलेज करना, अच्छे से इरिगेशन देना, खरपतवार नियंत्रण, वीड मैनेजमेंट, जल निकास, उर्वरक उपयोग, फर्टिलाइज़र यूज़, ये सब क्रियाएं हैं जिससे कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो विशेष प्रभाव डालती है। उचित समय पर किए गए शस्य कार्यों का मृदा उर्वरता पर उचित प्रभाव पड़ता है, कि जो भी हम काम करेंगे वो हमारे राइट टाइम पे होनी चाहिए, तो भी हमें उसका सॉइल फर्टिलिटी पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कि सॉइल फर्टिलिटी हम कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले कि उचित भू परिष्करण क्रियाएँ, कि जो टिलेज है वो अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि मृदा की संरचना बनी रहेगी। मृदा में जो ऑर्गेनिक कार्बन का जो कंपाउंड के जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। मृदा में उचित जल प्राप्यता, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, वाटर मैनेजमेंट करनी है, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। सुधारकों का उपयोग द्वारा मृदा पीएच का नियंत्रण करना है, कि जैसे अगर अम्लीय सॉइल है तो उसके लिए चूना हो गया, क्षारीय के लिए हम जिप्सम यूज़ कर सकते हैं। पीएच को हमें मेंटेन रखना है।
शस्यीय क्रियाओं का अध्ययन करना व मृदा अपरदन का नियंत्रण करना, मृदा परीक्षण करना, सॉइल की टेस्टिंग करना, उचित जल निकास का प्रबंधन करना, सॉइल ड्रेनेज का ध्यान रखना हमें, मृदा प्रबंधन व जल प्रबंधन करना, खरपतवारों का नियंत्रण करना, वीड मैनेजमेंट करना, हानिकारक कीटों का रोकथाम करना, मृदा विकास एवं वैज्ञानिक फसल प्रणाली का प्रबंधन करना। वैज्ञानिक फसल प्रणाली हमने ऊपर पढ़ा है कि हमें मोनोक्रॉपिंग को अवॉइड करना है और मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसे सीरियल क्रॉप्स उनके साथ लेग्यूमिनस क्रॉप को भी लेके चलना है, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज़ होएगी। संतुलित उर्वरक प्रयोग, जिसके अंतर्गत एनपीके तत्वों का मृदा परीक्षण के आधार पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना कि एनपीके फर्टिलाइजर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, मिट्टी में डाल रहे हैं, उन्हें हमें बैलेंस्ड डोज अप्लाई करनी है। फसल की कटाई के पश्चात उचित शस्य प्रबंधन करना, समय समय पर जो मृदा का परीक्षण द्वारा मृदा की उर्वरता की जांच करना व उसके अनुरूप मृदा उर्वरता का नियंत्रण करना कि हमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम एनपीके की जो डोज डाल रहे हैं वो हमें सॉइल टेस्टिंग कराने के बाद ही डालने चाहिए। अगर हमारी सॉइल फॉस्फोरस के अंदर डेफिशिएंट नहीं है, सॉइल के अंदर फॉस्फोरस की कमी नहीं है, तो हम क्यों फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें। तो सॉइल टेस्टिंग करा के उसके अकॉर्डिंग हमें एनपीके की जो डोज़ है वो डालनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमने जो तकनीक पढ़ी थी जिसके अंदर रासायनिक उर्वरक, जैविक खाद और जैव खादों आदि का अच्छे से हमें प्रयोग करना है। कि सिर्फ हमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे, रासायनिक उर्वरक थे, सिर्फ इस पे हमें निर्भर नहीं रहना। इससे बहुत ज़्यादा जो सॉइल की फर्टिलिटी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। कि ठीक है कि यील्ड बढ़ाने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं डालने हैं, साथ में जो जैविक खाद हो गई, बायो फर्टिलाइज़र्स हो गए, ग्रीन मैन्योरिंग हो गई, जो अदर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें भी हमें साथ लेकर चलना है। सो आप सबको क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट करके बताएंगे। और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आप बताएंगे कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है। सेकंड क्वेश्चन आप सब बताएंगे कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम थी वो कब आई थी। आई होप आप सबको क्लास पसंद आई हो। अगर आप सभी को यह क्लास पसंद आई है